अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। दो तीन बड़े अहम मामला हैं आज के। एक तो आपने देखा होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आज मुखातिब हुए अफसरान के साथ। पाकिस्तान की जो तरजीहात हैं, स्टेटेड पोजीशन है रियासत की, वो ना सिर्फ अफगान हुकूमत के कानों में डाली गई बल्कि दिल्ली को भी वाज़े पैगाम दिया गया कि अब के बार जो हमारा रिएक्शन होगा पहले से कहीं ज़्यादा बर्क रफ्तार और शदीद होगा। काबुल इंतज़ामिया को यह पैगाम दिया गया है वाज़े तौर पर कि या तो आप दहशत गर्दों के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं, इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद नहीं। साथ हम पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा देखते हैं तो हालिया दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, PTI के जलसे हैं, उससे पहले ट्वीट्स हैं और उसके बाद वज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनकी बयानात हैं वो काबिल गौर हैं। इस बीच में खुल के बात की जा रही है कि अगर PTI वाले कहें कि वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के बयानी के साथ नहीं तो उनसे बात हो सकती है। ये अतात आडर साहब कह रहे हैं। फैसल वाडा साहब तो ये भी कह रहे हैं कि -1 नहीं तो पूरी PTI माइनस हो सकती है और इससे 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रगड़ देंगे। बैरिस्टर गौहर साहब जवाब में कहते हैं कि ये -1 नहीं हो सकता, ये जमहूरियत पसंद अप्रोच नहीं है। आज पार्लियामान का इजलास भी था, PTI के अरकान भी आए, हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए थे, तस्वीरें उठा रखी थी। स्पीकर ऑफिस ने ऑन द फ्लोर एक दफ़ा फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन इस स्पीच PTI पर पाबंदी, -1 और दीगर खबरें ज़ोर शोर से जारी हैं और यूँ मालूम होता है कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब चीज़ें जा रही हैं पॉलिटिकली बिटवीन द गवर्नमेंट एंड PTI। इस सब पर हमने गौर करने के लिए आज ज़हमत दे रखी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर जनाब इख्तियार वली खान साहब को। हमें ज्वाइन करेंगे मुआमले ख़ुसूसी KP में हुकूमत के जनाब शफी जान साहब। इन दोनों से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाह से भी बात करेंगे। शफी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आज स्पीकर ऑफिस ने जो दावत दी है PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की, तो क्या PTI मुस्बत जवाब देने का इरादा रखती है कोई? जामी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, स्पीकर साहब ने आज दोबारा जो उनकी ऑफिस से एक मुज़ाकरात की दावत आई है वो खुश आइन भी है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात बताता चलूं कि स्पीकर साहब ने जो नोटिफिकेशन हमारा रोका हुआ है अपोजिशन लीडर अचकजई साहब का, तो ये सारी चीजें हमारे जहनों में हैं। और जहां तक मुज़ाकरात की बात है, बिल्कुल हम सियासी लोग हैं, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और सियासी लोग मुज़ाकरात के जरिए ही हल निकालते हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए एक इत्तेमाद की फिजा होनी चाहिए, मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होना चाहिए। इस वक्त अगर आप देखेंगे जो सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया है, वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो माहौल बना वो अब सबके सामने है। इस माहौल में मुज़ाकरात ना सूदमंद साबित हो सकती है और ना ही वो इत्तेमाद की फिजा है। अभी भी आप देखेंगे थे कि इस्लामाबाद में कल अडियाला में बरोज़े मंगल उनकी बहनों का मुलाकात का दिन है। वो भी सारी चीज़ें जो है तमाम नज़रें अडियाला पे हैं। तो रवैयों में जो है वो अगर मुस्बत रवैये हमें नज़र आए और हमें ये लगा कि अभी मुज़ाकरात का फ़ायदा भी है, माहौल भी है और इन पे एतमाद भी हम कर सकते हैं, तो हम ज़रूर मुज़ाकरात करेंगे। शफी जान साहब, आप हुकूमत से उनके रवैयों के ऊपर गौर करने का कह रहे हैं, लेकिन आप ही के एक साबका रहनुमा फवाद चौधरी साहब ये लिखते हैं कि असल में PTI के जो सोशल मीडिया है उनको अब्यूसिव अकाउंट्स की निशानदेही करते हुए उनसे फासला इख्तियार करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं, वहाँ पे ऐसा लब्बो लहजा है जो आपके एंड पे, आपकी सियासी हैसियत पे डैमेजिंग है, जैसे कि आप हुकूमत से मुतालबा करें कि वो अपने रवैये पे गौर करे? देखिए, जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है या कुछ अकाउंट्स का सवाल है, तो ये सारे अकाउंट जो है वो तहरीक इंसाफ के तो नहीं है। इसमें जो ट्विटर पे हैंडल यूज हो रहे हैं वो सारे तो तहरीक इंसाफ के नहीं है। सोशल मीडिया तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, सोशल मीडिया तो हमें भी रगड़ देता है। जो ऑफिशियल हमारे अकाउंट है बिल्कुल हम उसके जवाबदेह हैं। जो ऑफिशियल अकाउंट्स है जो हमसे बिलोंग करते हैं, जो तहरीक इंसाफ से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल उसके हम जवाबदेह हैं। लेकिन जो बाकी अकाउंट्स है या बाहर जो यूट्यूबर्स बैठे हैं या जो व्लॉगर्स बैठे हैं, वो तहरीक इंसाफ उसका जिम्मेदार तो नहीं है। ये तो आप देख रहे होंगे कि DG ISPR की जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या वफाकी वज़रा की जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जो सोशल मीडिया पे रिएक्शन है वो तो आम पाकिस्तानियों का रिएक्शन सामने आ रहा है। वो जो रिएक्शन आ रहा है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्रिएट करदा तो नहीं है। वो जो इन तरीके से जिस चीजों को उन्होंने हैंडल किया वो उसका रिएक्शन है। और हमें बड़ी मायूसी हुई है DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और दोनों वफाकी वज़रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ये बात आपकी एग्रेशन शो किया वो प्रोफेशनल। मैं जरा इससे पहले वाले नुक्ते पे मजीद आपके कमेंट्स चाह रहा हूँ।
कुछ ऐसे यूट्यूबर्स या ऐसे अकाउंट्स जो पीटीआई की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं, आपके हामी हैं या आपकी जमात से वाबस्ता रहे हैं, जो कंटेंट और जिस तरह का प्रोपेगेंडा वो इदारों के ख़िलाफ़ या मुल्क के ख़िलाफ़ करते हैं, अगर आप उन्हें ओन नहीं करते तो एटलीस्ट आप उन्हें डिसोन तो कर सकते हैं कि फ़लाँ लोगों का हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्यों लगता है कि बज़ाहिर आप उनसे ताल्लुक़ नहीं रखते लेकिन आपकी नुमाइंदगी होती है, या आप उनसे आप डिसोसिएशन का इजहार क्यों नहीं करते जिम्मेदार सियासी जमात की तरह कि जी इनसे हमारा ताल्लुक नहीं है? मैं नाम भी ले सकता हूँ। मैंने तो बड़ा जामी साहब मैंने तो बड़ा क्लियर आपको बता दिया है कि वो अकाउंट जो तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल नहीं है, जो वो अकाउंट जिससे अकाउंट्स के हैंडल्स जो तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल नहीं है, तो उसका जवाब दे तो तहरीक इंसाफ नहीं है, या उसके जवाब दे तो हम नहीं है। आम लोग, आम पाकिस्तानियों के जो जज्बात आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो तो तहरीक इंसाफ के क्रिएट करता तो नहीं है। मेरे साथ रहिएगा ना, मैं जरा इख्तियार वली साहब का उनको भी खुशामदीद कह लूँ, इख्तियार मौके पे जान लूँ। इख्तियार साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं ऑन एयर तमाम देखने वालों की खिदमत में भी अर्ज़ करूँ कि इख्तियार वली साहब की वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, तो आप सबसे गुजारिश है कि उनके दर्जात के लिए दुआ कीजिएगा। आपके गम में हम सब बराबर के शरीक हैं, लेकिन अब आप तशरीफ़ लाए हैं तो सियासी मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं। ये -1 की बात वाडा साहब कर रहे हैं, अतात आडर साहब कह रहे हैं कि पीटीआई इमरान खान साहब के बयानिए से पीछे हटेगी तो उनसे बात हो सकती है, अदरवाइज़ बात नहीं हो सकती। तो यूँ लग रहा है जैसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीज़ें चली गई हैं। शफी जान साहब अपने मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हुकूमत को अपने रवैयों पर गौर करना होगा मुज़ाकरात के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अजमत जामी साहब, आपने ताज़ियत भी की, आपने वालदा का जिक्र भी किया, थैंक यू वेरी मच। और मेरी दुआ है कि जिनके वालिदैन वफ़ात हो गए हैं, माएँ जिनकी वफ़ात हो गई हैं, अल्लाह उन सब के दर्जात बुलंद करे। जिनकी जिंदा है अल्लाह उनको सलामत रखे और उनकी बरकतें उनको नसीब। बात ऐसी है कि देखें, सियासत में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाना जो होता है ना, ये कोई 1 घंटे की बात नहीं होती है, कुछ चंद लम्हों की बात नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री को कैरी करती है। देखिए, आज आप जो बात करते हैं, तहरीक इंसाफ वाले जो बात करते हैं कि हमारी मुलाकात नहीं होती है, 2024 के इलेक्शन के बाद तो आपकी मुलाकातें भी हो रही थी, आपकी बातें भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, एवरीथिंग वाज परफेक्टली गोइंग ऑल राइट। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर वही दंगे फसाद, शरंगेजी, 26 नवंबर जैसे वाकयात। मीन्स यू वांटेड टू रिपीट द हिस्ट्री ऑफ 9th में। वही जो IMF को ख़त लिखे गए थे कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने दें, उसी लेगेसी को आप, उसी पॉलिसी को आप कैरी कर रहे थे। फिर वो चीफ मार्शल अब जिस सारी चीज़ें ले दे के वहाँ तक पहुँच चुकी हैं, यार आप मतलब शफी साहब, आप इसको ज़रा थोड़ा सा एस्टिमेट खुद कर लें। वो फील्ड मार्शल जिसको जंग जीतने पर इस कौम ने फील्ड मार्शल का खिताब दिया है, आपका लीडर उसको क्या कहता है अपनी ट्वीट में? मुझे तो उसको रिपीट करते हुए भी मुझे शर्म आती है। हमारा सर, पूरी मुल्क का, पूरी कौम का सर शर्म से झुक जाता है। और आप उसके मुतालिक क्या क्या नहीं कहते हैं। जो DGI-SPR ने कहा है, मैं कहता हूं बड़ा कम कहा है। और ये एक दिन में नहीं कहा, ये गुज़श्ता कई सालों से जो आपने उनके खिलाफ, आप उस इदारे के खिलाफ बोल रहे हैं, बावजूद इसके कि ये वो इदारा है जो आपको हुकूमत में लेकर आया था, जिन्होंने हमेशा आपको फैसिलिटेट किया, जनरल फैज की शक्ल में, जनरल पाशा की शक्ल में, जनरल कमर जावेद बाजवा की शक्ल में। कहीं चीफ जस्टिस को दबा के आपके लिए फैसले करवाए जाते थे, आपके लिए पनामा बेंचेस बनाए गए थे, आपकी मर्जी के फैसले दिलवाए गए। उस इदारे पर मतलब आप अपने मोहसिनों पर भी चढ़ दौड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ये हालात कोई चंद दिनों की बात या चंद घंटों की बात नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़ा सफ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये रास्ता खुद ही ले लिया था। टाइम एंड अगेन इनको बता दिया गया था कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ये गलत है, मुड़ जाइए, वापस आ जाइए। इनसे मुज़ाकरात के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की लीडर्स को इंगेज किया गया, कमेटियां बनाई गई, इनको टॉलरेट किया गया, इन्होंने गालियां भी दी, हमने वो भी बर्दाश्त की। लेकिन मुझे ये बताइए कि वो फील्ड मार्शल जो एक रियासत का एक वो मुलाजिम भी है, लेकिन वो एक सपूत भी है, वो एक जर्नेल भी है, तमाम फोर्सेस का वो सरबराह भी है, आपकी उसकी बारे में लैंग्वेजेस हैं क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? और आप इससे
अपने आप को छुड़ा नहीं सकते हैं कि हमारी जो सोशल मीडिया है वो हमारे हक में नहीं है। आपके लीडर उन्हीं अकाउंट्स को, ये जो जिन बूतों के नाम से अकाउंट्स आपने बनाए हैं, ये हमें पता है ये आप ही के अकाउंट हैं, नामों से आपके चलते हैं, जिन बूथों के नाम से चलते हैं, आपके लीडर उसको रिट्वीट करते हैं, आपकी पार्टी की सारी सेकंड ईयर की लीडरशिप उसको रिट्वीट करती है, एंडोर्स करती है, तो आप उसको डिनाई तो कर नहीं सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले आपको अपनी पॉलिसीज जो है वो, बात तो अब तो ऐसे ही इख्तियार वली साहब मुख्तसर बात, फिर मैं जरा शफी जान साहब की मैं शफी जान साहब का रद्द-ए-अमल भी लेता हूं, लेकिन मुख्तसर जो मेरा सवाल था, तो गोया इन दलाइल के बाद आपको लगता है कि वाकयातन मामलात पीटीआई के साथ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुके हैं? इख्तियार वली साहब। यस सर, जी बिल्कुल, अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं, इन्होंने खुद पहुंचाए हैं। अब जो होगा ये इनकी मर्जी है, ये इनकी चॉइस है, ये इनकी विश थी। और मैं फिर कहता हूं, लेट मी रिपीट, कि इमरान खान के मुतालिक अब कोई बात नहीं होगी, बानी पीटीआई के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, उनके लिए कोई नरम गोशे थे वो सब खत्म हो चुके हैं। जिसने उनसे अपने आप को डिसंगेज करना है वो कर ले, उनके साथ बात भी होगी, मुलाकात भी होगी, बैठक भी होगी, जो उनके साथ चलना चाहते हैं वो उसी रास्ते पे चलेंगे, उनकी मंजिल वही होगी जो इमरान खान की है। शफी जान साहब, आप वो चॉइसेस, वो ऑप्शंस ऑप्ट करेंगे जिनकी जानिब इख्तियार वली साहब इशारा कर रहे हैं और जो डिमांड अतात आडर साहब कर रहे हैं पीटीआई से? देखिए इख्तियार साहब, सबसे पहले तो उनकी वालदा फौत हुई है, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद करे, हम दुआ गो हैं, अल्लाह इनको सब्र दे, अल्लाह इनको और इस किस्म के आजमाइशों से बचाए, आमीन। इख्तियार साहब की बातें मैंने सुनी। देखिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जो बात कर रहे हैं, तो अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ तो फातिमा जिन्ना जो थी वो गद्दार डिक्लेयर हुई, बेनज़ीर भुट्टो गद्दार डिक्लेयर हुई, नवाज शरीफ खुद गद्दार डिक्लेयर हुए। तो ये जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की बात करें, ये पाकिस्तान की सियासत में ये जो सिक्योरिटी थ्रेट जो करार दिए जाते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं खड़े, हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे लीडर को अंदर ट्रीट किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि जब उस्मा साहिबा लास्ट मुलाकात के बाद बाहर निकली तो उन्होंने बताया कि जी उनको आइसोलेशन में डाला गया 1 महीने से। जब आइसोलेशन में 1 महीने से ना वो किसी इंसान से बात कर सकते हैं, ना किसी इंसान से मिल सकते हैं, और फिर उसके बाद जो जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई डीजी ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो आपके सामने है। जहां तक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की बात है, तो हम चाहते हैं कि अफ़वाम तमीम से सारी चीज़ें हल हो सकती हैं, लेकिन जो जारहाना रवैया इख्तियार किया गया है, आपने 9 अप्रैल से लेके आज तक जो तरीके इंसाफ की पॉलिटिकल स्पेस कम की गई है, जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा गया, जिस तरीके से निशान छीना गया, तो ये सारी जिस तरह पुलिस गर्दी हुई, जिस तरह चादर उचार दीवारी की तकद्दुस को पामाल किया, तो ये एक सीक्वेंस है तमाम। शफी जान साहब, आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, आपकी पार्टी के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, दीगर जिम्मेदारों में सलमान अकरम राजा साहब आते हैं, शेख वकास अकरम आते हैं, आप हैं, CM आफरीदी साहब हैं और दीगर लोग हैं। मैंने इनकी ज़ुबान से पार्लिमान में, पार्लिमान के अलावा किसी टॉक शो में वो लब व लहजा, वो अल्फाज नहीं सुने जो आपके सोशल मीडिया पे बिलखुसूस हालिया ट्वीट्स में जिसका इजहार किया गया, जिसकी जानिब इख्तियार वली साहब इशारा कर रहे हैं। तो ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपकी पार्टी के चेयरमैन ऐसा कोई लफ्ज़, ऐसा कोई बयान नहीं देते, तो फिर वो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो उन अल्फाज का इजहार करते हैं जो इख्तियार वली साहब कह रहे हैं, वो किसकी नुमाइंदगी करते हैं? देखिए मैंने शुरू में जामी साहब ये बात बड़ी क्लियर आपको कह दी है कि जो अकाउंट्स हमारे नाम से हैं, जो तहरीक इंसाफ के नाम से है, जो इमरान खान साहब के नाम से है, बिल्कुल हम उसको ऑन करते हैं। बाकी जो ट्वीट्स होते हैं या सोशल मीडिया जिस तरह की वीडियोस बनाता है या जो उनकी एक लाइन है, वो उनके अपने जज्बात हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक, मैं सुन नहीं पा रहा, आवाज़ कटी है। इख्तियार वली साहब, अगर आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तनाजुर में, मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगला मंजरनामा आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ बातें की और कहा कि हाँ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे सूरत हाल आ गई है। व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट नाउ? आगे क्या होने जा रहा है अब? मैं वाज़े अल्फाज में आपको बताता हूँ कि DG ISPR को तंग आमद बजंग आमद वाली पोजीशन पर PTI खुद लेकर आई है। सही, उन्होंने जो कुछ कहा वो अमल नहीं था, वो रद्द अमल था। ठीक, गुज़श्ता कई सालों से एक लिमिट होती है, कोई रेड लाइन होती है, यार ये तो सारी रेड लाइनें क्रॉस कर चुके हैं। सही,
हम तो नहीं कहते थे कि ये गद्दार है, हम तो नहीं कहते थे कि ये लोग सिक्योरिटी रिस्क हैं, लेकिन इनके अपने करतूत, इनके अपने मूवमेंट, इनके तर्ज तकल्लुम, उससे खुद इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये लोग, ये कोई सेन वॉइस नहीं है। ठीक, आप मुझे बताइए कि क्या ये जो कर रहे हैं ये इंडिया नहीं चाहता कि ये हो? बिल्कुल। इंडिया के चैनल्स पे जाके जो बातें इनकी बाजी ने की है, पहले कभी किसी ने इस तरह इतनी बात की है? बिल्कुल ठीक। जो वहां से चीजें एम्पलीफाई होती हैं, आपने देखा वो इनके बयानियों को एम्पलीफाई करके पेश करते हैं पूरी दुनिया में। सही। आप कहते हैं, आज ये तो कह रहे हैं कि हम उस ट्वीट को ओन करते हैं। मैं आफरीन कहता हूं, मैं शाबाश देता हूं शफी जान को। इससे पहले मेरे साथ शौकत यूसुफजई साहब एक शो पर बैठे हुए थे, वो उसको भी ओन नहीं कर रहे थे। नहीं, मैंने कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब हूं। देखिए, मैंने इख्तियार साहब बात की, पार्टी के जो जिम्मेदार पार्लियामान में किसी टॉक शो में जाते हैं वो उन अल्फाज का पहरा नहीं दे पा रहे। बहुत शुक्रिया आपके इख्तियार वली साहब। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इख्तियार साहब, वक्त की कमी, इंशाल्लाह फिर बात होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। इस हद तक इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुल्क की अस्करी क़यादत हो। अगर हम ये कहते हैं कि ये मेरी फौज है, मेरा मुल्क है, तो फिर एहतराम भी वाजिब है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह सियासतदानों के साथ हो सकते हैं, लेकिन इदारों की सरबराह, इदारों की शख्सियात, वो भी मुल्क का मान है। उन्हीं की क़यादत में जंग आप जीते हैं, उनके बारे में ये गुफ्तगू करके तो फिर आप सियासी रवैयों की शिकायत नहीं कर सकते। यहाँ नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज फील्ड मार्शल CDF आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने तीनों जो मुसल्लह अफवाज हैं उनसे खिताब भी किया, अफसरान से गार्ड ऑफ ऑनर भी लिया। इसमें बहुत अहम स्टेटमेंट्स आज उनकी जानिब से आई हैं। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है या रियासती पॉलिसी है, उसका बड़ा भरपूर इजहार किया गया है बग़ैर अगर मगर के, तो ये गलत नहीं होगा। मसलन अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, तालिबान रजीम, उन्हें वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि या तो आप फितनतुल ख़वारिज यानी TTP और दीगर दहशतगर्द जो उनके साथ हैं, या आप पाकिस्तान का इंतखाब करें। इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन आपके पास नहीं है। ये बड़ी स्टेटस पोजीशन आज पाकिस्तान ने ली है। फिर भारत को पैगाम दिया गया है कि ये खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे, क्योंकि इनके वज़रा, इनके नेवी चीफ की जानिब से रिसेंट स्टेटमेंट आई, तो फील्ड मार्शल ने कहा कि अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी ज़्यादा बरकरफ्तार और शदीद होगा जिससे पहले आपने देखा है। बड़ी क्लैरिटी के साथ ये मैसेज किया है। और फिर ये जो डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर है, इसकी तब्दीली, इसका क़याम, इससे फोर्सेस के बीच में हम आहंगी कैसे मज़ीद बढ़ेगी, ये तीन बड़ी बुनियादी चीज़ें जो आज सामने आई। लेकिन मैं साथ देख रहा हूँ कि आज जब फील्ड मार्शल ने यह खिताब किया तो आज ही के दिन BBC के ऊपर जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली खबर है वो अफ़गानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा है। और ये लिखा है BBC ने कि तालिबान का ये दिफाई ढांचा बन चुका है और ये जो असलहा है ये तहरीके तालिबान, कलदम दहशतगर्द तंजीमें, उनके हत्थे भी चढ़ रहा है। वो $7 अरब से ज़ायद मालियत का असलहा है जो छोड़ा गया है, जो अमरीकी हुकूमत के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन यानी सिगार, उसकी ये ताज़ा रिपोर्ट है। इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन ये ताज़ा रिपोर्ट है। तो ये इस बात का सबूत है कि अफगान रजीम जो है काबुल में बैठी, वो किस तरह से अमरीकी असलहे को और किस तरह से दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें दे रही है। और आज पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह स्टेटमेंट भी गई है। इस सारी सूरत हाल पर गौर करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है सीनियर निगार जनरल टायर जाहिद महमूद साहब को। जैसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं ज़रा ये तालिबान रजीम से बात करना शुरू करूँगा कि ये क्लैरिटी के साथ पैगाम दे देना कि जी इधर यू आर विद अस या फिर आप दहशतगर्दों के साथ हैं, इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। इससे मुराद क्या होगी और क्या एक्सपेक्ट किया जाए अब काबुल से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान की स्टेटमेंट है जी। दिस इज द पॉलिटिकल स्टेटमेंट फ्रॉम पाकिस्तान जो थ्रू देयर मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट कमांडर कन्वे कर दी गई है। ये जो CDF का ऑफिस भी जो बना, ये प्राइमरीली इसका पर्पस यही है कि जो भी मिलिट्री मीन्स है टू अचीव द पॉलिटिकल एंड्स, जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टेट के, उनको अचीव करेगा और इफेक्टिव तौर पर ये मीन इस्तेमाल होगा मिलिट्री का विद मोर सिनर्जी, मोर फोकस्ड अप्रोच, मीनिंगफुल अप्रोच एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक, इसमें बड़ा क्लियर मैसेजिंग किए गए। अब आज जो स्पीच CDF ने की है, उसका विजन जो उन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्सेस का या तीनों आर्म्ड फोर्सेस का जो दिया है, वो दैट इज वेरी क्लियर कि वो उन्होंने कहा जी कि कल्चरली फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर के ऊपर जो हमारी वॉरफेयर है उसके साथ बिल्कुल मुताबिकत रखते हुए एक मिलिट्री मशीन इस्टेब्लिश करना,
जो कि डिटर करे अग्रेशन को अगेंस्ट पाकिस्तान। इट इज द डिटरेंस, ठीक, कि आप पहले इंश्योर करते हैं कि एक डिटरेंस एस्टेब्लिश हो कि कोई भी दुश्मन आपके खिलाफ एक्शन करने से पहले अपने बारे में सोचे। तो उसी डिटरेंस के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने दोनों जो इस वक्त थ्रेट्स है अफगानिस्तान का और इंडिया का, उन दोनों को एड्रेस किया जी। सही। अफगानिस्तान को उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया कि इधर विद अस और विद टीटीपी, आपको इन दोनों में से एक का कि आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी अपना टेररिज्म ही आगे रखना है, टेररिज्म से आगे लेके चलना है, नॉन स्टेट एक्टर बिहेवियर में रहना है, या आपने एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट का रूप धारना है और अपने नेबर्स के साथ डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स के साथ और इकोनॉमी के साथ एसोसिएट होना है। ये आपने फैसला करना है, क्योंकि पाकिस्तान ने हर एफर्ट कर लिया जी, हर एफर्ट कर लिया। तो अभी क्लियर मैसेजिंग है, और जो इंस्ट्रूमेंट, जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट होता है, जो काइनेटिक की एप्लीकेशन थी जामी साहब, उसका इतना ही काम होता है कि वो बस इसी डोमेन में रहे। बाकी स्टेट ने डिप्लोमेसी बाकी चीजें करनी है, उसको जो भी ऑर्डर्स मिलेंगे, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये एनवायरनमेंट जिसमें आप पाकिस्तान के साथ एक स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें, उसकी जो काइनेटिक एप्लीकेशन का जो एनवायरनमेंट साहब देखें आज मैं देख रहा था ना कि फील्ड मार्शल ये भी कह रहे थे ना कि अगर आप फितना तो खारिज का साथ छोड़ें या फिर अपने अंजाम के लिए तैयार हैं। काबुल से क्या रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि काबुल की दिल्ली के साथ जो डोरियां वो तो सबके सामने हैं, और मैं सिगार रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं कि असलहा उनके पास अमरीकी है, वो दहशतगर्दों के हत्थे भी चढ़ रहा है। देखिए, जब आप एक फंडामेंटल स्टेटमेंट दे देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आगे से रिएक्ट क्या करे, वो जो मर्जी रिएक्ट करे जी। मैक्सिमम एंड मिनिमम आप दोनों चीजें देखते हैं, मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट लाइकली, सारी अप्रोचेस आप देख चुके होते हैं। उन्होंने देखिए नॉन स्टेट एक्टर्स का पहले भी जामी साहब जब बातचीत हो रही थी और लड़ाई और डायलॉग होना चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए, आपके प्रोग्राम में भी हमने कई दफा बात की कि दोनों ट्रांसेंड करते रहते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स का बिहेवियर है, वो पाकिस्तान के खिलाफ देखे ना, कोई स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री तो उनकी है नहीं, तो उनका क्या होगा, टेररिज्म कोई वो आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान को किधर पेन करना चाहते हैं, पाकिस्तान को डराते किस चीज से कि हम आपके शहरों में ये ले जाएंगे। इस्लामाबाद की वो जो अदालतें थी वहां पे भी आके वो फटे हैं। पास्ट में हम देखते रहे कि जी बहुत से इंसिडेंट मेनलैंड में हुए हैं, लाहौर में होते रहे, पिंडी में होते रहे, इस्लामाबाद में होते रहे। तो मैक्सिमम वो यही स्टेट टेरर। और दूसरा मैक्सिमम क्या करेंगे कि एक ऑलरेडी 7.2 बिलियन का आपने असला तो देख लिया वहां पे, ऑलरेडी वी हैव सीन द यूज ऑफ ड्रोन्स आपने देख लिया जो ताजिकिस्तान में उन्होंने किया, और इंडिया के इनके साथ ये कोलैबोरेट कर जाना मैक्सिमम। अभी इसमें ये भी हो सकता है कि इंडिया अब इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसे वेपन्स और हथियार देते रहे जो हमारी कन्वेंशनल मिलिट्री को थोड़ा सा ज्यादा नुकसान, कन्वेंशनल डोमेन में बीट तो नहीं कर सकते पाकिस्तान को, थोड़ा सा ज्यादा नुकसान। साहब क्या ये तासुर दुरुस्त है कि ये जो ड्रोन वॉरफेयर है इसमें इजराइलियन हथियार और इजराइलियन अफगानिस्तान जा पहुंचा है? बिल्कुल पहुंचे। इजराइल और इंडिया की जो कोलैबोरेशन है वो पाकिस्तान के बारे में जो इजराइल के जो तसव्वुरात है और तसव्वुरात है और जो ख्यालात है वो हमारे सामने है जी। तो बिल्कुल अगर नहीं भी पहुंचा तो पहुंच जाएगा, ऑलरेडी इनडायरेक्टली तो पहुंच गया ना। जब इंडिया लिंक हो गया विद दिस, तो इसका मतलब है कि इजराइल भी उसके साथ लिंक हो गया। अब तो कहीं ना कहीं हम उसको देखते हैं कि वो बिल्कुल लिंक हो गया वाया इंडिया, थर्ड पार्टीज, ये चीजें। नॉन स्टेट एक्टर्स को आप हाइब्रिड एप्लीकेशन आप इसलिए करते हैं कि प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी आप डिनाई कर दे जी, हम तो ये नहीं करते। इसी के साथ हमने इंडिया को भी मुखातिब किया ना, क्योंकि इंडियन मिनिस्टर्स हूँ या रिसेंटली उनके जो त्रिपाठी साहब है उनके नेवल चीफ, उनकी स्टेटमेंट भी थी। तो आज फील्ड मार्शल ने कहा है कि अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बरक रफ्तार और शदीद होगा। ये नाज़रीन को समझाने के लिए इससे मुराद क्या है कि हम ऑल आउट जाने की सलाहियत रखते हैं, हम हर जगह हिट करने की सलाहियत रखते हैं। देखिए, इंडिया ने बड़ा स्मार्टली कन्वेंशनल के फेल होने के बाद उसने एक न्यू नॉर्मल जो कहता है ना मैं सेट करना चाह रहा था, वो यही था कि जी हमने जंग कश्मीर से निकाल के पंजाब में और वहां ले गए, जो बावलपुर में उन्होंने अटैक किया, जो खैरपुर टामे वाली उन्होंने इन रीजन में किया, फिर उन्होंने नूर खान एयरबेस को हिट किया। तो वो कहते हैं हमने तो न्यू नॉर्मल सेट कर दिया। अगला जो कॉन्फ्लिक्ट है जामी साहब मेरी नजर में यहां से आगे शुरू होगा, जहां पे ये ऑपरेशन मार के हक ने इसको रोका है। इससे आगे कहाँ जाएगा वो? और सिविल आबादियों को उन्होंने टारगेट क्या किया था, मसाजिद को हिट किया था, कश्मीर में भी, पंजाब में भी। पाकिस्तान ने अभी तक तो मिलिट्री टारगेट ही लिए हैं। जो पाकिस्तान का रिस्पांस था वो प्योरली मिलिट्री टारगेट थे, जिसमें S-400 की बैटरीज थी, आपने फिर एयरक्राफ्ट का देख लिया, आपने वो गिराए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स लिए, बटालियन हेडक्वार्टर्स पे आपने अटैक किया, प्योर मिलिट्री। नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान विल, अच्छा इंडिया का एक बड़ा कंफर्ट जोन उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था जी,
अडॉप्ट किया हुआ है कि जी कॉन्फ्लिक्ट को कश्मीर में रखो, कश्मीरी इधर मरे या कश्मीरी उधर मरे, नुकसान तो मुसलमान का और पाकिस्तान का ही होना है। अच्छा बहुत हो गया तो पंजाब में कॉन्फ्लिक्ट ले आओ जी, अच्छा जी सिख मरेंगे, सिखों को उनको मौका मिलेगा जी पाकिस्तान के खिलाफ करने का, देखे जी आप पे तो वो अटैक कर रहे हैं। हालांकि बिगेस्ट एनिमी विद इन इंडिया आर ऑल माइनॉरिटीज। आगे फिर राजस्थान का डेजर्ट आ जाता है जी, वो कहते हैं तो चले कोई फर्क। पाकिस्तान को ऊपर अगर आप वो अटैक करेंगे, सिविल एरियाज को करेंगे या जो भी जिस तरह भी कार्रवाई करेंगे, पाकिस्तान विल टेक वॉर टू दोज एरियाज नॉर्थ में या आपके गुजरात में या कहीं ऐसी जगहों पे जहां पे आपको भी फिर पेन होगा, जहां पे आपकी इंडस्ट्री आपकी इकोनॉमी को भी पेन होगा, क्योंकि पाकिस्तान इज रेडी टू पे द कॉस्ट। और पाकिस्तान अगर पे कॉस्ट करने के लिए रेडी ना होता एज अ नेशन, तो फिर पुलवामा और पहलगाम में इस तरह का एटीट्यूड ना अपनाता। पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर था जामी साहब, पुलवामा में भी और पहलगाम में भी इंटरनेशनल फोर्सेस का, क्या आप इनको फेस सेविंग दे दे। पहले भी था कि आपने जहाज गिरा लिया है, अभिनंदन आपके पास है, अभी भी आपने कर ले, तो इनको फेस सेविंग दे दे, 2 4 5 मिसाइल इनको फायर करने दे। पाकिस्तान ऑलवेज सेड नो, ब्लैंकेट नो टू बिग पावर्स। इवन जो पाकिस्तान में लोग को शक शबा से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज कंप्रोमाइज कर जाती है और ये वो, इट इज ऑल बुलशिट। पाकिस्तान का कोई मिलिट्री लीडर अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि इंडिया को हम रिस्पॉन्ड न करें, पाकिस्तान का पर्पस ऑफ हैविंग मिलिट्री खत्म हो जाएगा। दिस इज अ सीरियस रिपरकशन। तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड उन एरियाज में करेगा जहां पेन होगा। अगला जो कॉन्फ्लिक्ट है जामी साहब, इट इज ऑल अबाउट पेन, कि कौन सी मुल्क ज्यादा पेन इन्फ्लिक्ट करता है और बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। तो पाकिस्तान ये जो जिंगोइज्म, ये जो मीडिया शीडिया पे इंडिया कर रहा है ना, इट विल बी लॉट बियॉन्ड दैट। फिर ऑन ग्राउंड पे देखिएगा कि सिचुएशन किस तरह की होगी। तो पाकिस्तान ने डिसाइडेड कि सब्सटेंसिव लॉसेस होंगे इंडिया के और पेनफुल होंगे, विच विल हैव अ सीरियस कॉस्ट फॉर देम। बिल्कुल ठीक। अच्छा, डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स के ऊपर बात उन्होंने की कि बुनियादी तब्दीली तारीखी है और बढ़ते हुए ख़तरात के पेश नज़र ज़रूरी था कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। इससे क्या अफादियत बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए ना, अभी साइबर है, उसके अलावा आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जी। टेक्निकल डेवलपमेंट्स बहुत हो गई हैं, कम्युनिकेशंस हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं। तो आई थिंक उसकी जो सिनर्जी एस्टेब्लिश करना है और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स है, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू अचीव द क्रिटिकल एंड्स ऑफ द स्टेट। तो ये जो मिलिट्री मीन है ये अब ज्यादा इफेक्टिव हो गया। अब इस सिनर्जी की जरूरत है, इसकी एप्लीकेशन की जरूरत। जितने देखे ना मकसद क्या आर्म्ड फोर्सेस का इस सिनर्जी के जरिए कि आप बैटल हार्डन रह के बैटल मिलिट्री रेडी रहे, रेडी टू रिस्पॉन्ड। एक ऐसी मिलिट्री मशीन बन जाए कि जो डिटर करे कि 10 दफा दुश्मन सोचे कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया तो ये नुकसान हमें हो जाएगा। तो ये हेडक्वार्टर बनने के बाद पहले तो जो हमारे रिस्पॉन्सेज गए उसमें कुछ कोऑर्डिनेशन थी, बट दैट वाज इंडिविजुअल फेज। आर्मी चीफ बैठ गए, एयर चीफ बैठ गए, उन्होंने आपस में बातचीत कर ली, नेवल चीफ बैठ गया कि ये करेंगे। और एक लिमिटेड पीरियड तक जामी साहब वो कॉन्फ्लिक्ट रहा जी। आई मीन कि अब अगला कॉन्फ्लिक्ट पता नहीं कितने अरसे का रहे, ऊपर चला जाए, हो सकता है एस्केलेशन लैडर पे और ऊपर चला जाए, प्रोलॉन्ग हो जाए। तो जब तक एक आर्किटेक्चर के जरिए, एक फ्रेमवर्क के जरिए एक मुकम्मल आप वॉर नहीं लड़ेंगे तो आप फिर उसका नुकसान होता है जी। तभी कंप्लीट कॉन्टिजेंसी प्लान्स होंगी, सारी चीजें ऑलरेडी काफी चीजें तो हुई हैं। अब उसको एग्जीक्यूट करने में सेंट्रलिटी ऑफ कमांड जो है दैट विल प्ले अ पिवटल रोल। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जनरल रिटायर्ड मूसा, आपके वक्त का, आपके तबसरे का, चाहे अफगानिस्तान की सूरत हाल हो उस पर जो क्लैरिटी हमने हासिल की या भारत को जो जवाब दिया, आपने नाज़रीन को वाज़ेह किया कि इसकी स्टेटमेंट का मफहूम क्या है, आने वाले दिनों में कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। यहाँ नाज़रीन प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको जहमत हमने इसलिए दी कि किसी भी पार्टी का जो स्ट्रक्चर या उसका मुस्तकबिल, उसके ऊपर लगने वाली आइनी कदगन और जो मौजूदा सियासी मंजरनामा PTI के हवाले से है, जिसमें अब हुकूमती वज़रा बरमला कह रहे हैं कि -1 हमने करना है, इमरान खान को छोड़े PTI तो वो रह सकती है। मिस्टर गौहर को इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन किया है और वो ख़ुद भी सियासी मामला पर गहरी नज़र रखते हैं, सिस्टम से जुड़े हुए हैं, कई पेशन गोइयाँ भी बड़ी खौफनाक कर चुके हैं। तो सोचा उनसे मुखातिब हुआ जाए। और साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो मुझे ये बताएं और हमारे नाज़रीन को, ये हालिया 4-5 दिनों में जो कुछ हुआ उसके बाद वज़रा ये कह रहे हैं जी -1 होगा तो PTI बाकी बचेगी, क्या आपको भी ऐसा लगता है?
देखें, जैसे खबरें आ रही हैं, आपके भी नोटिस में है, और उसके बाद डीजीआई एसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है, और आपके सवालात भी हमने सुने थे। लेकिन मसला ये है, मामला सबसे बड़ी अहम बात है कि पार्टी के 2-3 ऑप्शन जा रहे हैं। पहला ये मामला जा रहा है कि मुमकिन है कि पार्टी को, जैसे कि काबीना के इजलास में भी डिस्कस हुआ है, कि पार्टी को खिलाफ कानून करार दिया जाए। तो वो अभी तो डिस्कशन की तक बात चल रही है, अभी तो उसको प्रैक्टिकल तौर पर सामने बात नहीं आई। अब अगर हम उस पर बहस कर लेते हैं कि किसी पार्टी को खिलाफ कानून करार देने का रास्ता बड़ा पेचीदा है। अच्छा जी। उसमें बहुत से मसाइल सामने भी आते हैं, लेकिन एविडेंस की बड़ी अहमियत की हामिल होती है। अब अगर ये पार्टी को खिलाफ कानून करार देते हैं, इनके 9 मई के वाकयात को मद्देनजर रखते हुए, या इनकी जो ट्वीट्स चल रही हैं इमरान खान साहब की, उसको बेस बनाए, उसी ट्वीट्स पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये तमाम मामलात को देखते हुए अगर काबीना जो है इनको खिलाफ कानून करार देने के लिए वजारत दाखिला की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो जाता है जी, तो ठीक है। नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद लेकर उसके 1 महीने के अंदर अंदर आइन के आर्टिकल 17 के तहत ये तो मामला आइन ने इजाजत दी हुई है कि वफाकी हुकूमत को कि किसी पार्टी को भी वो खिलाफ कानून करार दे सकती है अगर उसके लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब कर रही हो, या वो सिक्योरिटी थ्रेट हो। कंवर साहब, ये इसमें क्या फ़र्क है कि आप जो बात कर रहे हैं कि खिलाफ कानून किसी जमात को करार दिया जाए, या किसी जमात को कलअदम करार दिया जाए, या किसी जमात पर पाबंदी आयद की जाए, ये तीनों चीज़ें क्या एक हैं या इनमें फ़र्क है? और पीटीआई के साथ क्या होता आप देख रहे हैं इस सूरत हाल में, जो हुकूमती वज़रा जिस लाइन पे गए हुए हैं? इसमें नजर तो देखें, जैसे कि ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है, लेकिन बात आपके सामने भी है। आपने भी 2-1.5 घंटे की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लबो लज़े से मालूम यही हो रहा है कि मुमकिन है कि पार्टी को खिलाफ कानून करार दिया जाए और वजारत दाखिला की तरफ से नोटिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन तो आगे रास्ता बड़ा पेचीदा है। वो ये है कि इसके 1 महीने के अंदर अंदर इन्हें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में केस रेफरेंस दाखिल करना पड़ेगा और पूरी एविडेंस के साथ। उस पे अब उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो फैसला करेगी। अगर उन्होंने हुकूमत के फैसले की तौसीक कर दी तो फिर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हदायत जारी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान या फेडरल कोर्ट की तरफ से कि फिर वो उनको नोटिफिकेशन करेगा, और नोटिफिकेशन के तमाम उनके असासे जब्त हो जाएंगे। लेकिन जो हम कौमी असम्बली में जो 80-85 जो मेंबर हैं, बाकायदा पार्लियामेंट के मेंबर हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, वो आज़ाद हैं। वो भी फेडरल कोर्ट ने इजाजत दी हुई थी कि ये आज़ाद हैं, ये किसी पार्टी से से भी ताल्लुक नहीं। ये तो मामला है सामने। लेकिन बहरहाल सेनेट में कुछ इनकी नुमाइंदगी है और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, वो भी मुतासर हो जाएगी। लेकिन इस बड़ा एक सबसे बड़ी अहम बात ये हो जाती है कि किसी पार्टी को खिलाफ कानून करार देने के बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ये बहुत बड़े दलाइल देने पड़ेंगे, सबूत देने पड़ेंगे, तो वहां जाके फैसला होता है। अब एक और बड़ी बात नजर ये आ रही है कि इसी तरह देखो, ये लब्बैक पार्टी को इन्होंने खिलाफ कानून करार दिया। तमाम सूबाई हुकूमत की वजारत, सूबाई असम्बली की भी करारदाद भी आ गई, फेडरल गवर्नमेंट की भी आ गई, सारा कुछ हो गया। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ी, इनकी विल पावर इतनी कमजोर है, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में रेफर दाखिल कर दें। नहीं गए। इसका ऐसा मौका, इसके बाद क्या मौका दिया उनको कि भी आप जाएं, आप इसके फैसले के खिलाफ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी, तो मामला रफा हो गया, खत्म हो गया। और जब तक सुप्रीम कोर्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आ जाता, ठीक है, ये मैं बात की बात समझ गया, बड़ी वजाहत से आपने बयान किया। ये फरमाइएगा इस मामले पे कि क्या -1 वाली जो बात है उसके इम्कानात भी हैं, और दूसरी बात ये कि पार्टी पर अगर पाबंदी लगती है तो केपी में हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा, और तीसरा मेरा नुक्ता ये है कि सूरत में गवर्नर राज की भी कोई आप शुनीद सुन रहे हैं? नहीं, पार्टी पर अगर पाबंदी लगती है तो फिर तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट भी जो है वो भी खत्म हो जाएगी और वहाँ गवर्नर राज नाफज करके एक नया सिस्टम आ जाएगा कि वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में अगर पार्टी की पाबंदी लगती है और फेडरल कोर्ट जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसको तौसीक कर देती है, तो फिर तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे जनाब।
आपने भी देखे, जामिया साहब, हम भी देख रहे हैं, आप ज्यादा देख रहे हैं। तो ये कोई आसान काम नहीं है। चारों सूबों में जिस अंदाज से बेचैनी की लहर पैदा होगी, तो मुझे तो फिर ये नजर आ रहा है कि इतने हालात खराब हो जाएंगे कि ये सारा सिस्टम ही लपेट दिया जाएगा। अच्छा। फिर तो इतना हालात खराब हो जाएंगे कि वो बाकी कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और इमरजेंसी लगानी पड़ेगी पूरे पाकिस्तान में, एक सूबे में नहीं, पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी। वो इमरजेंसी लगेगी जो परवेज मुशर्रफ साहब ने लगाई थी, इमरजेंसी प्लस, ये लगा देंगे इमरजेंसी 2, और उसके तहत सारा सिस्टम लपेट देंगे। इनको तो एहसास ही नहीं है, दराक ही नहीं इनको के साथ हो क्या रहा है। तो जहाँ भी तो सिस्टम लपेटने की तरफ हम जा रहे हैं। आज जब मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं, IMF की भी रिपोर्ट भी आ गई, बस फिर सारा बहुत सख्त किस्म का एहतसाब भी हो जाएगा, ये एहतसाब के कड़े में भी खड़े हो जाएंगे और इसका नैब भी बुरी हरकत में आ जाएगी। तो इनको तो एहसास ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कंवर साहब, इसी मौजू से जुड़ा एक छोटा सवाल इसी मौजू से जुड़ा ले लें। क्या आपको लगता है कि मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुके हैं? मामला बहुत आगे तक जाएगा। इसके बाद में गवर्नर राज भी नहीं नाफिज हो सकता। गवर्नर राज के लिए भी बड़े शदीद शर्तें हैं 18वीं अमेंडमेंट के बाद। लेकिन बहरहाल हम उसी तरफ जा रहे हैं। ये जो है ना हुकूमत के इत्तेहादी, वो उनको इदराक ही नहीं है, उनको इदराक ही नहीं है कि इसके साथ साथ क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या की है, जमीनी हकायक क्या चाह रहे हैं। वो तो सुबह दोपहर शाम बयानात बाजी कर रहे हैं। इसी लिहाज से हमें नजर ही आ रहा है कि अगर इन्होंने इमरजेंसी लगा दी तो फिर सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। जैसे परवेज मुशर्रफ साहब ने लगाई थी इमरजेंसी, तो वो परवेज मुशर्रफ साहब ने जो इमरजेंसी लगाई थी, उन्हें हालात का इदराक ही नहीं हुआ, और वो साहब ने ये नजर आया वो बाद में आर्टिकल 6 का भी नौबत आ गई। लेकिन यहाँ आपको मैं बता दे अर्ज करना चाहता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेज हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उनको तो आइन के आर्टिकल 248 ने मुकम्मल तौर पर इस्तना दे दिया है। बिल्कुल ठीक। अगर वो इमरजेंसी लगाते हैं तो उनको आने वाली हुकूमतें किसी तरह भी वो किसी अदालत के सामने जवाबदेह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कंवर दिलशाद साहब, आपसे मगर इंतहाई पुरमगज़ और जामे राय का। ये वो खदशात पर मबनी की गुफ्तगू है जो आपने देखी। इससे इख्तलाफ किया जा सकता है, इसके बरक्स भी सूरत हाल हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर जो मंजरनामा है वो कुछ इससे मिलता जुलता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह।